तो देखो, प्रशासन गुप्त काल का यानी श्री गुप्त से लेकर विष्णु गुप्त तक के काल का प्रशासन कैसा है? एक केंद्रीकृत साम्राज्य है, लेकिन केंद्रीकृत होने के साथ साथ ये क्या हो गया? केंद्रीकृत होने के साथ साथ यानी यहाँ की व्यवस्था सेंट्रलाइज तो है, लेकिन इसमें विकेंद्रीकरण के बहुत सारे लक्षण दिखाई देंगे। मेरी बात समझे? जैसे जब हम मौर्य काल का प्रशासन पढ़ रहे थे, तो मौर्य काल का प्रशासन पढ़ते समय हमने क्या देखा था कि सर्वे सर्वा कौन है? मौर्य साम्राज्य का शासक, चाहे वो चंद्रगुप्त हो, चाहे बिंदुसार हो, चाहे अशोक हो। यहाँ पर केंद्रीय स्तर पर सर्वे सर्वा कौन? राजा। लेकिन प्रांतों पर शक्तियों का विभाजन हमें दिखाई देगा। ये केंद्र जिसका मुखिया कौन है, यानी अगर गुप्त काल की बात करें या गुप्त प्रशासन की बात करें हम, तो केंद्रीय इकाई कौन सी? गुप्त साम्राज्य का पूरा राज, है ना? तो मुख्य इकाई क्या है? केंद्र। गुप्त काल का पूरा जो साम्राज्य है, केंद्र यानी केंद्र कितने भागों में बटा है? तो तुमने याद करो, समुद्रगुप्त की युद्ध विजय पढ़ाई थी, उत्तर प्रांत की विजय, दक्षिणापथ की विजय, सीमांत प्रदेशों की विजय, आठविक राज्यों की विजय और विदेशी राज्यों की विजय। यानी गुप्त काल का केंद्रीय साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। ठीक उसी तरह से जैसे मौर्य साम्राज्य भी तो विभाजित था प्रांत में। ये प्रांत किसमें विभाजित थे? विषय। विषय मतलब जिला। यानी भारत विभाजित है कई सारे राज्यों में, और कई सारे राज्यों में स्थित हैं कई सारे जिले। मेरी बात समझे? यानी सबसे ऊपर की सत्ता केंद्र, केंद्र विभाजित है प्रांतों में, प्रांत विभाजित है विषयों में, विषय विभाजित हैं नहीं वीथी, यानी जिसको हम तहसील बोल रहे हैं वो क्या है गुप्त काल में? मेरी बात समझे? नहीं समझे? सबसे ऊपरी इकाई केंद्र, केंद्र का विभाजन प्रांतों में, प्रांतों का विभाजन विषय जिसे जिला कह रहे हैं, विषय का विभाजन वीथी, वीथी जिसे तहसील कह रहे हैं। तहसील का विभाजन हुआ है पेंठ में, पेंठ, और पेंठ का विभाजन हुआ है ग्राम। जैसे मौर्य साम्राज्य जब हमने पढ़ा तो केंद्र, प्रांत, प्रांत के नीचे मंडल, मंडल के बाद विषय, विषय के बाद स्थानिक, स्थानिक के बाद द्रोणमुख, द्रोणमुख के बाद खरवाटिक, खरवाटिक के बाद संग्रहण, और संग्रहण के बाद गाम। ठीक उसी प्रकार से गुप्त साम्राज्य कितने कैसे बटा हुआ है? केंद्र, प्रांत, विषय, वीथी, पेंठ। अगर पूछे वीथी क्या है तो आप बताएंगे गुप्त काल की तहसील को वीथी कहा जाता था। पेंठ क्या है? पेंठ गांव से बड़ी इकाई है, हाँ कह सकते हो पेंठ। और गुप्त साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई प्रशासन की ग्राम, और गुप्त काल की प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई केंद्र। क्या हमें ये आज वर्तमान में नहीं विभाजन दिखाई देता है? तो गुप्त काल का प्रशासन और वर्तमान के प्रशासन में लगभग कई सारी सिमिलरिटीज हमें दिखाई दे रही। मेरी बात समझे? तो प्रशासन को पढ़ने से पहले हमें इसको बांटो। पहला क्या है? केंद्रीय प्रशासन, केंद्र बटे हैं प्रांतों में, प्रांत बटे हैं विषयों में, विषय बटे हैं वीथी में, वीथी बटे हैं पेंठ में, और पेंठ बटे हैं ग्राम। ये है प्रशासन का हॉरिजेंटल अध्ययन। हॉरिजेंटल बोलते हैं ना इसको, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर की क्षैतिज। हाँ, तो ये है प्रशासन का ऊर्ध्वाधर विभाजन। सबसे बड़ा, बड़े से छोटा, छोटे से और छोटा, और छोटे से और छोटा, और छोटे से और छोटा। यह है ऐसे ऊर्ध्वाधर विभाजन। ठीक इसी तरह प्रशासन में हम क्षैतिज प्रशासन भी देखो। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना क्या क्या है।
तो जब हम क्षैतिज विभाजन देखेंगे तो पहला केंद्रीय प्रशासन, दूसरा नगर प्रशासन, फिर सैन्य प्रशासन, फिर न्याय प्रशासन, 1 2 3, फिर उसके बाद राजस्व प्रशासन। जब हम प्रशासन को इतने भागों में बांटकर पढ़ेंगे तब इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और छोटे छोटे फैक्ट याद होंगे। बात समझे मेरी बात? पक्का? तो केंद्र, केंद्र के बाद प्रांत, प्रांत के बाद विषय, विषय के बाद वीथी, वीथी के बाद पेट और पेट के बाद ग्राम। इधर केंद्रीय प्रशासन, नगर प्रशासन एंड सो ऑन, छोटे छोटे और कई प्रशासन हम पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करें अब? पक्का? चलो। तो केंद्र में बैठने वाला मुखिया कौन? अच्छा, तो थोड़ा गुप्त काल के राजाओं की चर्चा करो। अच्छा, कोई पूछे गुप्त काल का राजा बनने की योग्यता क्या है? कोई योग्यता नहीं। क्यों? क्योंकि ये राजतंत्र है ना, और राजतंत्र में योग्यता का कोई भी मानक निर्धारण नहीं किया जा सकता। यानी अगर बाप राजा है तो उसका बेटा राजा होगा ही होगा, ये शर्त है। ठीक है, यानी कौन? राजा का बेटा राजा। कौन सा बेटा? बड़ा छोटा? बड़ा बेटा। हमेशा बड़ा बेटा ही राजत्व के पद को प्राप्त करेगा राजा की मृत्यु के बाद। इसको ही ज्येष्ठ अधिकार कहा गया। क्या कहा गया? ज्येष्ठ अधिकार। यानी राजा का सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन अगर योग्य है तो ठीक, और योग्य नहीं है तो तब भी बनेगा ना। लेकिन क्या उसका शासन चल पाएगा? शासन नहीं चल पाएगा। क्या इससे जनता खुश रहेगी? तो जनता भी खुश नहीं रहेगी। ये विदेशी आक्रमण को संभाल भी नहीं पाएगा। ऐसे में अगर इसका कोई छोटा भाई है जो कि इससे योग्य है तो वो इसको गद्दी से उतारेगा और खुद गद्दी को प्राप्त। उदाहरण है हमारे पास, कौन सा? बिल्कुल, हमने रामगुप्त को देखा, वो बड़ा तो था लेकिन योग्य नहीं था। ऐसे में इसका छोटा भाई चंद्रगुप्त सेकंड ने रामगुप्त को मारा और गद्दी प्राप्त कर ली। लेकिन आम तौर पर देखा जाए तो नियम क्या कह रहा है? राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी चीज राजा के लिए और ले चलो, यहां पर पहली बार अगर कोई पूछा जाए कि राजा को भगवान की छाया, या राजा भगवान का पुत्र है, या राजा का जन्म भगवान की इच्छा से हुआ है, ये सारी संकल्पना कब से स्थापित हुई? तो गुप्त काल। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ, राजत्व का सिद्धांत। यानी यहां का राजा अपने आप को क्या प्रूव करने का प्रयास कर रहा है? कि मैं भगवान की प्रतिछाया हूं, मेरे द्वारा दिया गया आदेश भगवान द्वारा दिया गया आदेश है। अगर मेरे आदेश की अवहेलना करोगे तो तुम्हें पाप पड़ेगा। मेरी बात समझे? ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? ताकि ये अपने पद को और अधिक शक्तिशाली बना सके। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ के रहने वाले लोग राजा के खिलाफ कोई विद्रोह ना कर पाए। पॉइंट पकड़ पाए? तो देवत्व की भावना सबसे पहले गुप्त काल से शुरू हुई। यानी राजा भगवान की प्रतिछाया के रूप में आप लोग के सामने समक्ष है। दो चीज समझ में आएंगी, बेटा, राजा का बेटा राजा, और बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, यानी ज्येष्ठ अधिकार का नियम यहाँ लागू हो रहा है। दूसरा, राजा के पद को भगवान से जोड़ने का प्रयास। तभी तुम देखो जितने भी गुप्त काल के लोग हैं अपने आप को क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? उपाधियां देखो कौन सी है? एकराट, महाराजाधिराज। देख लो, ऐसी भारी भरकम उपाधियां लेने के पीछे का उद्देश्य सर्वराज्योच्छेदता। ऐसी उपाधि क्यों ली जा रही है? ताकि ये अपने वर्चस्व को स्थापित कर सके। तो राजा का पद वंशानुगत है, राजतंत्र व्यवस्था है, बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, और इस डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन लाइफ की थ्योरी स्थापित हो गई, शुरू हो गई। ये अपनी पराकाष्ठा पता कब प्राप्त करेगी? बलबन के समय।
ये जो स्टार्टिंग आज हुआ है ना गुप्त काल में, इसका सबसे अंतिम सबसे पराकाष्ठा वाला लेवल हमें कहाँ दिखाई देगा? बलबन के शासनकाल में 1258 के करीब, जब ये ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं लागू कर देगा कि अगर राजा निकल रहा है तो कोई भी राजा को नजर उठा के देख नहीं सकेगा, और कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उसकी तुरंत आंखें निकाल ली जाएंगी। मेरे चेहरे में भगवान की रोशनी है, अल्लाह की रोशनी है, इस रोशनी से आपकी आंखें मिल नहीं सकती, और यदि मिलाने का प्रयास किया तो आपकी आंखें निकाल ली जाएंगी। ये वही बलबन है जो अपने राज दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा को शुरू, यानी कोई भी हो अगर बलबन के दरबार में आएगा तो उसको साष्टांग प्रणाम करना पड़ेगा। साष्टांग प्रणाम मतलब समझे? ये जमीन में हो, ये हो, 3 छाती और घुटने और अंगूठे, ये 6 अंग आपके जमीन में टिके होने चाहिए। क्यों? बलबन कितना बाहुबली है, समझ में आ रही बात? ये अपने पद को इतना ज़्यादा स्थापित करने के लिए पूरे इस्लाम में सबसे खास वंश को जोड़ेगा। ये है कुलीन नहीं है बलबन, लेकिन ये खुद को कहेगा मैं अफरासियाब वंश का आदमी हूँ। यानी राजत्व के पद को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली किस काल में प्रदान होगी शक्ति? बलबन के काल में। गुप्त काल से स्टार्टिंग हमें दिखाई देने लगी। समझ गए? तो प्रशासन के सबसे ऊपर कौन बैठा? राजा। यानी सर्वे सर्वा कौन है? न्याय की अंतिम दरख्वास्त आप कहाँ भेजेंगे? राजा के पास। अब इतने बड़े साम्राज्य, गुप्त काल का साम्राज्य कितना बड़ा है? तो तुमने देखा क्या क्या समुद्रगुप्त ने क्या क्या जीता। यानी ये पूरा उत्तरा पाकिस्तान तक्षशिला भी इसका क्षेत्र है। बंगाल में दिखा में दामोदर ताम्रपत्र, याद आया? उसने दक्षिण भारत के राज्यों को भी ग्रहण मोक्ष ग्रहण के तहत जीत लिया। यानी पूरा भारत, इसके लगभग पूरा भारत गुप्त वंश के साम्राज्य में स्थापित। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए क्या राजा अकेला ऐसा कर सकता है? तो क्या करेगा? तो राजा को सहायता देने के लिए उसकी एक मंत्री परिषद भी होगी। नहीं समझे? राजा यहां बैठा है। राजा बैठा कहां इस समय? समुद्रगुप्त के समय राजा कहां बैठा है? कौन सी राजधानी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र रहेगा, यहां पे है। यहां बैठा व्यक्ति क्या यहां का शासन संभाल पाएगा? तो पूरे शासन को संभालने के लिए उसको क्या चाहिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या आज हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं दिखते? तो गुप्त काल के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आज हम देखेंगे, ठीक है? जो क्या काम करेंगे? राजा को सलाह मशवरा और सहायता प्रदान करेंगे। किसके लिए? प्रशासन को संभालने के लिए, ठीक? तो मंत्री परिषद में कुछ महत्वपूर्ण पद याद रखना। पहला, कुमारामात्य। ये कुमारामात्य कौन है? ये पूरी मंत्री परिषद का सबसे महत्वपूर्ण पद है। अरे नहीं बेटा, तो नहीं, ये पद क्या नाम है भाई? ये पद है। जैसे तुम आईएएस बनोगे तो आईएएस एक पद है ना, वैसे कुमारामात्य एक पद है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गवर्नर को। यानी मौर्य काल में जिसको प्रांतपति कह रहे हैं, प्रांतों का मुखिया कौन? प्रांतपति, गवर्नर। वही प्रांतों का मुखिया कौन? कुमारामात्य। तो सबसे इंपॉर्टेंट पद कौन सा है गुप्त काल में? कुमारामात्य। बात समझ गए? दूसरा एक शब्द है, एक पद है संधि विग्रहक। पहला इंपॉर्टेंट पद कुमारामात्य। इसका काम क्या है? ये प्रांत को चलाएगा, संचालित करेगा। दूसरा संधि विग्रहक, ये विदेश विभाग का आदमी है। यानी कोई भी विदेशी आएगा भारत, गुप्त काल में शांति व्यवस्था कैसे स्थापित होगी, ये सारा काम कौन करेगा? संधि विग्रहक। 2 सब पद समझ में आए? तीसरा महादंड नायक। ये क्या है? शब्द से क्या लग रहा है? ये युद्ध और सेना का प्रमुख है। युद्ध व सेना का प्रमुख। एक और है, कौन है? तुमने क्या बोला था? हाँ, कह सकते हैं। लो, एक और है महासेनापति। ये दोनों ही पद किससे जुड़े हैं?
आर्मी से, यानी युद्ध करेंगे और सेना का रख रखाव करेंगे। ये जो भी काम करेगा युद्ध हो रहा है उस समय करेगा। नहीं समझे? किसकी सलाह से? तो महादंडनायक जो बोलेगा महासेनापति वह काम, दोनों ही कमांडर इन चीफ है। तो मंत्रिपरिषद के कितने पद याद होगा अभी आपको? पहला कौन है? कुमारामात्य, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा संधि विग्रह, इसका काम क्या है? ये भारत में शांति व्यवस्था स्थापित रखना और विदेशों के साथ संबंध को बनाए रखना, संधि विग्रह। तीसरा महादंडनायक, इसका काम क्या है? ये सेना का प्रमुख है और महासेनापति इसकी सहायता के लिए सेना में रखा गया। दोनों के पद क्या है? कमांडर इन चीफ का। दोनों एक दूसरे की सलाह से काम करेंगे। क्या ये सिर्फ इतने ही लोग होंगे इसकी मंत्रिपरिषद में? 4 लोग के अलावा बहुत सारे होंगे ना। तो इनको मान लो तुम उस मंत्रिपरिषद का कैबिनेट। समझ गए? वर्तमान की मंत्रिपरिषद में क्या है? कैबिनेट मंत्रिमंडल, फिर राज्य मंत्री और उपमंत्री। तो ठीक गुप्त काल की मंत्रिपरिषद में भी इनको क्या मानोगे? कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी ये राजा के बहुत करीब हैं। इन करीब व्यक्तियों के अलावा भी कुछ ऐसे मंत्री होंगे जो मंत्रिपरिषद का हिस्सा होंगे। कौन से? देखो, तो पहला दंडपासिक, ये है पुलिस ऑफिसर। आईपीएस बनोगे तो तुम गुप्त काल के क्या बनोगे? दंडपासिक, यानी एसपी की पोस्ट है दंडपासिक। ठीक है। एक और है ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण का संबंध किससे है? अगर गुप्त काल में देखा जाए तो तुम देखना, राजस्व की सबसे बड़ी इकाई क्या है? राजा को सबसे ज्यादा राजस्व किससे मिल रहा है? लैंड से। तो भूमि के रख रखाव का, यानी भूमि से प्राप्त राजस्व की देख रेख करने के लिए कौन? ध्रुवाधिकारी, यानी ये आईआरएस ऑफिसर है। रेवेन्यू देख रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया? ये आईपीएस हो गया और ये आईआरएस हो गया। एक और आदमी है महापीलुपति। संधि विक्षेप करो, खुद ही पता चल जाएगा किसका प्रमुख होगा ये। पील का मतलब क्या होता है? क्या होता है पीला? छिल, अरे अंग्रेजी नहीं है ये। पील मतलब छिलके। हद है यार। पीलू मतलब क्या होता है? अरे यार नहीं भाई, हाथी। हाँ, एक बीमारी होती है जिसके पैर बहुत भारी बड़ा हो जाता है खूब, तो हमारे वहाँ पील पाव बोलते हैं, यानी हाथी जैसा पाव। पीलू मतलब हाथी, यानी हस्ती सेना का प्रमुख कौन है? महापीलुपति। अन्य मंत्री में पहला दंडपासिक एसपी साहब, दूसरा ध्रुवाधिकारी आईआरएस साहब, तीसरा हस्ती सेना का। यहाँ पे इस समय हस्ती सेना नहीं, तो यहाँ पे कोई पद नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा भटाश्वपति, जोड़ो। हाँ बिल्कुल, अश्व, भटाश्व, अश्व सेना का प्रमुख। तो भटाश्वपति कौन है? घोड़े की सेना का प्रमुख। महापीलुपति कौन है? हाथियों की सेना का प्रमुख। कितने हो गए? 4 4 4 8 हो गए ना। और देखो, एक है कर्णिक। ये कर्णिक कौन है? ये कर्णिक वो है, जैसे मान लो ये जमीन मेरे नाम पे, तो पूरा ब्यौरा रखने का काम कौन करेगा? यानी अभिलेखों को रखने का काम करेगा। भूमि से संबंधित अभिलेखों की देख रेख करेगा। ठीक है। इसके साथ साथ एक और अधिकारी है जिसका नाम पुरपाल। तो पुर का मतलब नगर का प्रमुख, कानपुर नगर प्रमुख। इसके साथ साथ एक और है पुस्तपाल।
पुस्तपाल कौन है? पुस्तपाल कर्णिक का सहायता है। सहायता मतलब हेल्पिंग हैंड है ये। किसका? कर्णिक का। मतलब इसका काम भी क्या है? भूमि के संबंधित अभिलेखों को देख रेख करेगा और उनकी रक्षा करने का प्रयास करेगा। मेरी बात समझे? तो इतने राजा इतने मंत्रियों के साथ गुप्त साम्राज्य का प्रशासन संभालता था। ये कौन सा प्रशासन है? ये केंद्रीय प्रशासन है, जो किसके द्वारा होल्ड हो रहा है? राजा के द्वारा होल्ड हो रहा है। और राजा इस साम्राज्य को होल्ड करने के लिए कितने मंत्री परिषद की सहायता लेगा? तो 8, 9, 10, 11 जो भी हैं, इनकी सहायता के साथ पूरे गुप्त साम्राज्य को बांधे रखने का प्रयास करेगा। मेरी बात समझे? ये याद होगा पक्का। नेक्स्ट, प्रांतीय प्रशासन। ठीक है। जैसे गुप्त मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा गया? मौर्य काल में प्रांत कहा गया। वैसे गुप्त काल में प्रांतों को प्रांत नहीं कहा गया। क्या कहा गया? या तो देश होगा, या अवनी होगा, या भुक्ति होगा। तो प्रांत का पर्यायवाची जो गुप्त काल में यूज हो रहा प्रांत के लिए, उसको क्या कहेंगे? या तो देश लिखा होगा, या अवनी, या तो इनका मतलब प्रांतों से लगाया जाएगा। ठीक है। गुप्त काल में प्रांत 2 भागों में बटे हुए थे। एक है सीमावर्ती प्रांत और दूसरे हैं आंतरिक प्रांत। क्या होते हैं सीमावर्ती प्रांत? किसकी सीमा से? गुप्त साम्राज्य की सीमा से लगे हुए। यानी गुप्त साम्राज्य पाटलिपुत्र में स्थित है, पाटलिपुत्र से दूर जो आखिरी सीमा है गुप्त साम्राज्य की, वहां पे जो प्रांत होंगे उनको क्या बोलेंगे? और जो गुप्त साम्राज्य के आसपास अंदर बसे हैं भारत में, उनको। समझ गए? जैसे मान लो ये है गुप्त साम्राज्य, तो यहाँ 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 ये है सीमावर्ती। इन सीमावर्ती प्रांतों को अलग रखा गया और अंदर के प्रांतों को। मेरी बात समझे? तो सीमावर्ती प्रांत अलग है, आंतरिक प्रांत अलग है। सीमावर्ती प्रांत का प्रमुख क्या है? सीमावर्ती प्रांत का प्रमुख गोप्ता। यानी जो ऐसे प्रांत हैं जो सीमाओं में स्थापित हैं, उनके प्रमुख को क्या कहा गया? गोप्ता। और आंतरिक प्रांत में नियुक्त प्रांतपति को क्या कहा गया? उपरिक महाराज। अगर हंसोगी तो याद नहीं होगा, समझ लेना। अब नाम है तो क्या करें यार हम, है ना? अब हंसने से क्या फायदा? ये नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, चाहे गोप्ता हो चाहे कोई हो। उपरिक महाराज कौन है? ये भी प्रांतपति हैं गुप्त के, लेकिन आंतरिक प्रांतों के प्रांतपति हैं। सीमांत प्रांतों के प्रांतपति को क्या कहा गया? गोप्ता। आ गई बात समझ में? तो मुखिया कौन? तो गुप्त काल के जो भी प्रांत हैं उनका प्रमुख कौन है? तो केंद्र में राजा और प्रांतों में गोप्ता और उपरिक महाराज। क्या तुम्हें केंद्रीय प्रशासन विकेंद्रीकृत होता दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? राजा से शक्ति निकली और नीचे आते आते कहां तक शक्ति पहुंच गई? गोप्ता और उपरिक महाराज तक। यहां तक समझे? पक्का? ये सब नाम याद रखना। ये टर्मिनोलॉजी गुप्त काल की बहुत पूछी जाती है। वीथी क्या था? देखो अभी पढ़ाया, तहसील। तहसील तो ये पूछा गया वीथी क्या है, ऐसे पूछा वीथी क्या है। निम्न में से किसको प्रांतीय प्रशासन के अन्य नाम से नहीं जाना जाता? तो इन 3 के अलावा जो भी होगा वो। और यहां पे चौथा ऑप्शन लिख देगा, लिख देगा क्या? लिख देगा पेट। निम्न में से कौन सा शब्द गुप्त काल के प्रांतों को रिप्रेजेंट नहीं करता? क्वेश्चन कहीं से बन सकता ना। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाने का प्रयास आप लोग करिए। अगर तुम्हें 3 नाम याद हैं तो इसका क्या मतलब है? चौथा इसमें जो भी होगा वो नहीं होगा, क्योंकि मास्टर ने क्या बताया प्रांतों को? देश, भुक्ति और अवनी। अवनी एक लड़की है जो सुंदर है, उसको याद कर लो। देश तुम्हारा देश, और भुक्ति अरे भक्ति भक्ति ना याद रखो, ठीक है? तो जैसा भी याद करना कर लो। प्रांत हो गया। नेक्स्ट, ऐसे आओ।
ऊर्ध्वाधर में। तो पहला देश, फिर प्रांत, तीसरा विषय। विषय विषय मतलब एक जिला। जिला कितना है? क्या हो गया? क्या गर्मी लग रही है? तो आ गई है ना, ये तो क्या मतलब है? इनकी तो इशारा देखो नहीं। तुम लोग घोड़ा बनो, घोड़ा। घोड़े के इधर इधर लगा होता है, क्यों लगाते हैं बताओ? हाँ, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो सिर्फ। ये सब क्या है? सब मोह माया है। एसी, फ्रिज, पंखा, लाइट, ये सब चीजें खराब है। टॉर्च लगाओ, दिन बढ़ो। सफोकेशन हो रहा है। बहुत सही, मास्टर को नहीं हो रहा है, आपको हो रहा है। चलाओ भाई, चलाओ, चला दो। खुजली नहीं टॉर्न की। ठीक, अब तो इशारा नहीं करेंगे आप। चलो, विषय देखो, जिला एक है, लेकिन जिले को संभालने के लिए 2 अधिकारी होंगे। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि जिले के लिए समान रूप से जिला 1, अधिकारी 2। एक विषयपति और दूसरा कुमारा मात। ये वही कुमारा मात है जो मंत्री परिषद का सदस्य है। नहीं नहीं, बता रहे हैं। ये क्या है? विषयपति। कहां पर राज कर रहा है? गुप्त काल के जिला में। इस विषयपति को नियुक्त कौन करेगा? प्रांत का प्रांतपति। प्रांत का यानी राज्यपाल, गवर्नर के द्वारा इसको नियुक्त किया जा रहा है। नहीं समझे? गुप्त काल में प्रांत है, प्रांतों में गवर्नर है। गवर्नर किसको नियुक्त कर रहा है? जिले के विषयपति को। और ठीक वैसे ही कुमारा मात की नियुक्ति डायरेक्ट राजा के द्वारा होगी। नहीं समझे? क्यों किया गया ऐसा? और इन दोनों की शक्ति लगभग लगभग समान है, लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन है? क्योंकि नियुक्ति किसके द्वारा हो रही? ऐसा क्यों किया गया? ताकि कानून बनाते समय बैलेंस बना रहे और एक दूसरे के कानूनों को समय समय पर चेक किया जाए। तो चेक और बैलेंस की थ्योरी गुप्त काल के विषयों में हमें दिखाई देती है। ऐसा ना हो कि विषयपति किसका आदमी? वर्तमान की स्थिति सोचो, गवर्नर क्या होता है? क्या होता है? गवर्नर डैश होता है, नियुक्त, निर्वाचित, अपॉइंट होता है किसके द्वारा? अगर सोचो गवर्नर को चुनाव चुनकर, मेरी बात समझिए क्या कहना चाह रहे हैं? गवर्नर का क्या होता है भारत में इस समय? अपॉइंट होता है। क्यों? ताकि वो सीएम और केंद्र, सेंटर के मध्य एक पुल की तरह काम करे। ऐसा ना हो कि सीएम आपस के विधायकों के साथ मिलकर केंद्र के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर दे। तो ये गवर्नर जो है वो किसका प्रतिनिधि है? केंद्र का। क्या करता है? ऐसा करता है ताकि राज्य में असंगति ना फैल पाए। इसीलिए कुमारा मात को नियुक्त किसने किया? ये क्या काम करेगा? ऐसा ना हो कि इसको चुन कौन रहा है? प्रांतपति। ये किसके द्वारा रिस्पॉन्सिबल होगा? तो ऐसा ना हो कि दोनों मिलकर राजा के खिलाफ कोई विद्रोह कर दे। इसको चेक और बैलेंस बनाए रखने के लिए विषयपति को, मतलब सॉरी, कुमारा मात को राजा द्वारा जिलों में भेजा गया। नहीं समझे? क्यों भेजा गया समझ गए? ताकि चेक और बैलेंस की स्थिति बनी रहे, विद्रोह पनप ना पाए। ये वही कुमारा मात है। तो जितने जिले होंगे उतने कुमारा मात होंगे गुप्त साम्राज्य में। समझे मेरी बात? पक्का? नेक्स्ट आ जाए। ग्राम प्रशासन, यानी गुप्त साम्राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। ग्राम का मुखिया, ग्रामपति, गांव, बस वीथी तहसील याद रखना। गांव का संचालन कैसे होता है? गांव के संचालन को चलाने के लिए एक ग्राम सभा का गठन किया गया। देखो कितना बढ़िया जिस विकेंद्रीकृत साम्राज्य है। सबसे ऊपर राजा,
राजा अब डायरेक्ट गांव नहीं आएगा, तो गांव के ग्राम सभा को भी उसने शक्ति दे दी ताकि आप अपने गांव में प्रशासन को सही से चला सके। क्या विकेंद्रीकृत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आज भी ऐसी तो स्थिति है। केंद्र में कौन? मोदी जी। राज्य में कौन? सीएम साहब। उसके बाद पंचायतों में कौन? नहीं समझे? तो बिखराव है कि नहीं है शक्तियों का? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी हमें गुप्त साम्राज्य में क्लियर दिखाई दिया। समझ गए? तो सबसे बड़ी इकाई केंद्र और सबसे छोटी इकाई बीच में क्या क्या है? प्रांत हैं, जिन्हें अवनी, देश या भुक्ति कहा गया। उसके नीचे विषय हैं, विषय के नीचे वीथी है, वीथी के नीचे पेट है और पेट के नीचे दैट्स इट। पक्का? अब आ जाओ गुप्त काल का न्याय प्रशासन। न्याय करने की अंतिम शक्ति किसके पास है? राजा के। यह दिमाग में रखना। यानी अगर आप किसी के न्याय के खिलाफ अपील कर रहे हैं तो कहां जाएंगे? राजा के पास। ठीक है, आज भी व्यवस्था है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अंतिम अपील कहां करोगे? अपील नहीं कर सकते, दया याचना के रूप में राष्ट्रपति के। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप गुप्त काल में न्याय से प्रभावित नहीं है, खुश नहीं है, तो कहां चले जाओगे? राजा के पास। लेकिन बहुत बढ़िया व्यवस्था हमें दिखाई देती है। कहां पर? गुप्त साम्राज्य में। देखो कैसे। जैसे कैसे समझाएं? आज तुम्हें मोबाइल ट्रैक दिखता है? मोबाइल कोड, मोबाइल कोड दिखता है आज? मोबाइल कोड क्या होते हैं? हाँ, मोबाइल कोड, चलते फिरते कोर्ट है कि नहीं है? नहीं है। देखो समझो, न्याय व्यवस्था के तहत न्यायालय को दो भागों में बांटा गया। किस काल में? गुप्त काल में। पहला एक है प्रतिष्ठित न्यायालय। मतलब एक जगह स्थिर है, वादी आएगा, प्रतिवादी आएगा और यहाँ न्यायालय आकर अपने विवाद को निपटारा करेगा। यानी ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरह वर्तमान के। वैसे ही एक और न्यायालय है जिसे अप्रतिष्ठित न्यायालय कहते हैं। इसका मतलब न्यायालय खुद जाएगा, गांव गांव जाएगा, चक्कर लगाएगा, पूछेगा कोई दिक्कत, कोई विवाद अगर है तो तुरंत इसका निपटारा कर दिया जाएगा। समझ गए? तो न्यायालय कितने भागों में बटी है? प्रतिष्ठित न्यायालय और अप्रतिष्ठित न्यायालय। प्रतिष्ठित न्यायालय का मतलब स्थिर है, वादी और प्रतिवादी आएंगे और वहां पर मुकदमा चलेगा। अप्रतिष्ठित न्यायालय चलवासी न्यायालय है। इसको क्या बोलेंगे? चलवासी न्यायालय। यानी न्यायाधीश के साथ उसके कुछ और कर्मचारी होंगे और गांव गांव जाके घूम के न्याय की गुहार लगाएंगे और न्याय उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बात समझे? तो प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित किसकी वो हैं? रूप। किसके रूप है? कोर्ट के। किसके काल के? गुप्त काल के। फिर इसके अलावा विवाद को निपटाने के लिए छोटे मोटे, पति ने पत्नी को पीट दिया, पत्नी ने पति के लिए खाना नहीं बनाया, घर से निकाल दिया, 4 झाड़ू लगने का आरोप लगाया, किसने? पति ने। तो ये छोटे मोटे विवाद निपटाने के लिए आप यहाँ नहीं जाएंगे। कहाँ? वहाँ मामला बड़ा है ना, यहाँ पर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि पता चला आज गांव में ये है, लड़ाई कल हो रही है। तो ऐसे छोटे मोटे विवाद को निपटाने के लिए गुप्त साम्राज्य ने 2 और न्यायालयों को स्थापित किया, जिसे पूंग और कुल के नाम से जाना जाता है। तो प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित ये भी न्यायालय के प्रकार हैं, पूंग और कुल ये भी न्यायालय के प्रकार। दोनों में अंतर क्या है? ये बड़े स्तर के हैं और ये, बस इतना याद रखना। ठीक है। आज की बात करें तो दीवानी न्यायालय में किस प्रकार की सुनवाई होती है? फौजदारी में। ये तुम्हें किसने बताया कि दीवानी मामले में पति पत्नी का झगड़ा, डिवोर्स, भाई भाई का झगड़ा, इसको निपटाया जाएगा, और फौजदारी में मर्डर, लूट, रेप, इसको निपटाया जाएगा? ये बात कहाँ से आई?
संविधान में कहाँ से आई? हाँ, ये पहली बार ऐसा मौका था जब दीवानी और फौजदारी को बहुत बढ़िया से वर्गीकृत किया गया और अलग अलग नियम कायदे कानून बनाए गए कि फलाना मामला दीवानी मामला है और फलाना मामला फौजदारी मामला है। मेरी बात समझे, मर्डर केस फौजदारी मामला है, इस बात की शुरुआत कहाँ दिखाई दी हमें? गुप्त साम्राज्य में। पति पत्नी का झगड़ा दीवानी मामला है, इस बात की जानकारी में कहाँ से मिली? तो गुप्त काल की ये परंपरा आज तक भी चली आ रही। तो दीवानी और फौजदारी मामले को सटीक रूप से वर्गीकृत किस काल में किया गया? और जब वर्गीकृत किया गया तो भूमि के संबंध में जितने भी विवाद हैं उसको कहां डाल दिया गया? दीवानी मामले। समझ गए? पहले क्या होता था, चाहे किसी ने एक दूसरे को मार दिया हो या भूमि छीन ली हो तो मामला कहां जा रहा है, ये किसी को क्लियर नहीं है। अब इसके बाद क्या हो गया, अब जैसा केस आप उसे वैसे ही उस कोर्ट में जाएंगे। कुल में जाना है तो लड़ाई झगड़ा पत्नी पत्नी के बीच, पूंग में जाना है तो लूट चोरी डकैती रेप इस तरह की घटनाएं होंगी, तभी आप पूंग जाएंगे। और अगर पति पत्नी के बीच बवाल है तो कहाँ जाएंगे? कुल जाएंगे। समझ गए? तो ये 4 न्यायालय आपको याद होने चाहिए। अच्छा, गुप्त काल में मृत्युदंड की सजा दी जाती थी, याद रखना, गुप्त काल में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान नहीं है। क्या है? ये जानकारी कि राजद्रोह जब सिद्ध हो जाएगा तब भी मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन अपराधी का दायां हाथ काट लिया जाएगा। ये जानकारी हमें किस स्रोत से प्राप्त हो रही है? हिंसंग फाहियान। फाहियान ने जो अपना वर्गीकरण किया है किसमें? फाक्यूकी नामक ग्रंथ में। उसने ये बताया जब वो मध्य देश की यात्रा पर था। मध्य देश बोले तो जब वो मध्य देश की यात्रा पे था तो उसने क्या देखा कि यहाँ के लोग ब्राह्मण लोग हैं, वर्चस्व किसका है? और ब्राह्मण वाले लोग मृत्युदंड की सजा नहीं दे रहे हैं, यानी इस साम्राज्य में मृत्युदंड की अवधारणा नहीं थी। राजद्रोह भी साबित हो जाएगा तब भी आपको मृत्युदंड नहीं दी जाएगी, बल्कि दायां हाथ काट लिया जाएगा। यानी यहाँ का न्याय कैसा है? बहुत कठोर है कि अच्छा है? फांसी देना आपकी नजरों में क्या है, ठीक है कि गलत है? यहाँ फांसी नहीं मिल रही है ना, तो ये साम्राज्य कैसा है तुम्हारी नजरों में? अच्छा कि बुरा? आप चाहे मर्डर करें, चाहे किसी लड़की का रेप करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन अगर आप गुप्त काल में हैं तो आपको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। ये ठीक है कि अच्छा है कि बुरा है? बुरा है? अपने अपने विचार दीजिए। बहुत सुंदर। कहाँ रखें? अच्छे से थोड़ा नीचे और कौन सा बीच? ये जगह बताओ। अच्छे से थोड़ा, क्या बोला भाई ने? अच्छे से बुरे से थोड़ा ऊपर। भाई साहब पूरे 10 में 10 नंबर मिलेंगे इसको मेंस राइटिंग में। क्या एग्जामिनर्स को समझो तुम खुद ही, हम तो लिख गए आंसर, आप समझिए। अच्छे से थोड़ा, ये लाइन अच्छी है। अच्छे से थोड़ा नीचे और बुरे से थोड़ा, बहुत बढ़िया। चलो बताओ। हाँ हाँ हाँ, इसको कुड़ कुड़ के मारो, लोगों के मन में भय पैदा होगा। आंखें निकालो, अगर रेप कोई कर रहा है तो उसकी आंखें निकाल लो, उसको जीवन भर बिना आंखों के रहने दो। नहीं, इसमें आंखें निकालने का नहीं, लेकिन बता रहे फांसी देना आपने अपने जिसने कुकर्म किए तुरंत उसको रातों रात आपने उससे क्या दे दिया? छुटकारा दे दिया। उसको और मतलब तड़पाओ, ऐसे ऐसे लोगों को, है ना। चलो वो अपनी अपनी बात है, फांसी देना अच्छा है कि नहीं। हालांकि फांसी देना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन आपने नहीं दिया। जीवन किसने दिया? ऊपर वाले ने। तो छीन क्यों रहे हो तुम, है ना। उसको तड़पाओ। चलो जो भी हटाओ। यानी मध्य देश की जानकारी के तहत फाहियान ने बताया कि यहाँ का न्याय
सुसंगत, यानी सब लोग ठीक से काम कर रहे थे। न्याय व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी और व्यापक थी। कई प्रकार के न्यायालय ये दिखा रहे हैं कि न्याय प्रत्येक चरण में सबको प्राप्त हो रहा था। ठीक है, फिर भी अगर संतुष्ट नहीं हो तो कहाँ चले जाओगे? राजा के पास, और राजा फिर आपकी सुनवाई करके आपको न्याय प्रदान कर देगा। ठीक है, पक्का? फिर क्या बचा? सैन्य प्रशासन। आओ इसको भी देखें। अरे यार एक चीज और है, यहीं पे जोड़ लेना थोड़ा सा। ये जो बात कर रहे थे विषयपति ही पूरा शासन संभाल रहा है। कहाँ का? विषयपति जो शासन कर रहा है, अब इसको कहाँ कर दें, बढ़ा दें? तो विषयों का शासन कौन चला रहा है? विषयपति। और विषयपति जिले का शासन अकेले नहीं चला रहा, बल्कि कुछ समितियों की मदद से चला रहा है। याद करो कितने प्रकार की समिति मौर्य काल में दिखाई दी हमें? जिले का प्रशासन, नगर प्रशासन 6 समितियों के माध्यम से चलाया जाता था। ये जानकारी कौन दे रहा है? मैगस्नीस्की इंडिका। पहली समिति का नाम बताओ। पहली समिति उद्योग। दूसरी? बहुत बढ़िया, विदेश। तीसरी? जनगणना। चौथी? व्यापार वाणिज्य। पांचवी? बहुत सुंदर। छठी? बाजार में जो भी चीजें खरीदी बेची जा रही हैं उनको क्रय विक्रय करने के लिए कर लेना। ये सब याद करो यार। गुड यार, मजा आ गया, ताली बजाओ सब इसके लिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वैसे ही गुप्त काल में विषयों का संचालन भी समितियों के माध्यम से चलाया जाएगा। इस समिति में 4 सदस्य होते थे और यही 4 सदस्य विषयपति को सहायता देंगे। पहला, नहीं, सब अलग अलग समिति हैं। हाँ, सब अलग अलग। इस समिति का प्रधान कौन है? श्रेणी। श्रेणी क्या होता है? श्रेणी क्या होता है? कैटेगरी नहीं, श्रेणी मतलब गिल्ड होता है। यानी मान लो जैसे आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो, आप कपड़े का व्यापार कर रही हैं, आप कपड़े का व्यापार कर रही हैं, आप कपड़े का, तो जो भी कपड़े का व्यापार कर रहा है वो सब आपस में एक समूह बनाएगा। उसको क्या बोलते हैं? श्रेणी। और तुम में से जो एक प्रधान होगा वो विषयपति की सहायता करने के लिए आगे आएगा। समझे मेरी बात? नहीं समझे तो तेज बोलो यार। नहीं समझे? श्रोणी क्या श्रेणी? हाँ, जो भी बोलो, समझ गए? मतलब एक ही प्रकार के व्यापार से जुड़े हुए सभी लोग, उनका एक प्रधान होगा, प्रधान विषयपति की सहायता करेगा। दूसरा ही व्यक्ति है सार्तवाह। यह भी व्यापारी समूह का मुखिया है। यूपीएससी देखो जाके हर दूसरे साल क्वेश्चन पूछता है सार्तवाह कौन थे, उसका पेट क्वेश्चन है ये। सार्तवाह व्यापारियों का समूह। कौन? मान लो व्यापारी क्या एरोप्लेन से जा रहे हैं इस समय? ट्रेन, बाइक, कुछ नहीं ना? क्या है इनके पास? बैलगाड़ी है। तो बैलगाड़ी एक व्यापारी नहीं जाता था पूरा माल बेचने, पूरा एक समूह जाता था, 10, 12, 20 बैलगाड़ी। उन 20-25 बैलगाड़ियों का जो प्रमुख होगा वो क्या कहलाता था? और इनका प्रमुख विषयपति को सहायता देगा। 2 आ गए, नहीं समझे? तीसरा कायस्थ और चौथा कुलिक। ये 4 लोग जिले का प्रशासन संभालने के लिए विषयपति को सहायता प्रदान करते थे। पहला कौन है? दूसरा कौन है? सार्तवा। तीसरा कुलिक। कुलिक मतलब यह शिल्पियों का प्रधान था। शिल्पी मतलब
क्या? हाँ हाँ, कौन? कारीगर, जो टोकरी बना रहे हैं, जो हथकरघा वाले काम कर रहे हैं, हाथों से बने हुई चीज का काम कर रहे हैं, उनको बोलते हैं शिल्पी। तो शिल्पियों का प्रमुख भी विषयपति को सहायता देगा। और चौथा कायस्थ। ये कायस्थ आज जाति भी है ना, कायस्थ जाति का उद्भव भी इसी काल में हुआ है। इसके पहले आपको कायस्थ नहीं देखेंगे। ये लेखे जोखे का काम कर रहे हैं। विषयपति जो भी लेखा जोखा का काम देगा, किसको देगा? कायस्थ। तो 4 लोग मिलकर विषयपति को सहायता दे रहे थे। समझ गए? नहीं समझ पा रहे हो? चलो, क्या था? सैन्य प्रशासन, बस नाम याद रखो। महाबलाधिकृत, ये कौन है? युद्ध हो रहा है, युद्ध का सबसे आगे आदमी जो खड़ा है वो कौन है? तो सेना का प्रमुख। ठीक है, फिर भटासोपति, ये कौन है? अश्व सेना का प्रमुख। फिर महापीलुपति, ये कौन है? हाथी सेना का प्रमुख। फिर क्या बचा है? नहीं, वो तो हो गया ना। हाँ, लिख सकते हो, महासेनापति। और लास्ट में रणभांडागारिक। तुम्हें इसका काम पता है? सेना का प्रमुख है। इसका काम अश्व सेना का प्रमुख। महापीलपति हाथी सेना का प्रमुख। महासेनापति सहायता के लिए किसकी? महाबलाधिकृत। रणभंडागारिक, ये युद्ध में प्रयोग किए गए, नहीं, युद्ध में प्रयोग किए गए अस्त्रों को इकट्ठा रखने का काम। वेयर हाउस नहीं, आर्म हाउस का मालिक। हाँ ठीक, ये शस्त्रागार का प्रमुख था। ठीक है, लिख लिया? समझ गए? तो कितने हो गए? मतलब सैन्य प्रशासन किसके द्वारा चालित है? 5। एक कौन है? महाबलाधिकृत, दूसरा भटासुपति, तीसरा महापीलुपति, चौथा महासेनापति और 5वां रणभंडागारिक। ये सारे लोग सैन्य प्रशासन को बढ़िया से चला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा, अब ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राजस्व प्रशासन, गुप्त काल के राजस्व का प्रमुख स्रोत अभी बताया है, भूमि 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 भूमि। तो भूमि को समझने से पहले तुम्हें बताया कि दीवानी और फौजदारी मामलों को सटीक रूप से अलग कर दिया गया और भूमि जैसे मुद्दों को कहाँ रख दिया गया? दीवानी मामले और यानी भू राजस्व के मामले में। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हमें भू राजस्व समझना, भूमि राजस्व या भू राजस्व। इसको समझो कैसे? पहला, गुप्त काल में कई प्रकार की भूमियां थी और अलग अलग भूमि के प्रकार में अलग अलग राजस्व की प्राप्ति भी की जाएगी। तो पहला क्या है? हमें क्या पढ़ना है आज? भूमि के प्रकार। अलग अलग भूमि से अलग अलग राजस्व प्राप्ति होगा, कर लिया जाएगा। तो गुप्त काल में भूमि के कर, नहीं समझे? फिर इतनी प्रकार की भूमि है, उसके रख रखाव के लिए कुछ नीति नियम होंगे। तो भूमि संबंधी नियम, कायदे और कानून, और पूरे भूमि को सही से संचालित करने के लिए कुछ अधिकारी भी होंगे, जिन्हें यानी भूमि संबंधी अधिकारी। तब जाके तुम्हें भू राजस्व समझ में आएगा। चलें आगे, अभी टाइम है ना? हाँ,
या ज़्यादा हो गया तो कल करें, करवा दें? लंबा टॉपिक है ये, आज होगा नहीं, एक दिन में रोक देते, रिवाइज कर लेना। ये अलग से टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसमें तुम्हें 7-8 प्रकार की बात करने लगी तुम लोग यार। 7-8 प्रकार की भूमि पढ़नी पड़ेगी। जैसे देव मात्रक भूमि कौन सी है? देव मात्रक। अदेव मात्रक, नदी मात्रक, गोचर भूमि, गोचर, बहुत सुंदर, गोचर भूमि जहां पर चराई का काम हो रहा है। उसी तरह से ब्रह्मदेव भूमि, अग्रहार भूमि, ये सब भूमि के प्रकार पढ़ेंगे। इस काल में भूमि का बहुत सटीक वर्गीकरण किया है, हर भूमि को बहुत बढ़िया से डिफाइन किया गया है। निवास वाली वास योग्य भूमि, ठीक है, तो अलग अलग भूमि उसके। अब जैसे मान लो जो खिल्य भूमि, क्या खिल्य, खिल्य, ये भी इसी का प्रकार है, खिल्य। हाँ, खिल्य को सिल्य भी बोलते हैं। अब इसको ऐसे याद रखो, सिलबट्टा होता है घर में सबके, सिलबट्टे के ऊपर खेती होगी क्या? तो सिल्य भूमि के ऊपर भी खेती, यानी कैसी भूमि है ये? तो 8 प्रकार की भूमियां हैं। फिर उन 8 प्रकार की भूमियों में कौन कौन से कर लगेंगे, फिर कौन कौन से अधिकारी हैं, फिर कौन कौन से नियम है। जैसे नीवी धर्म क्या है? नीवी न्याय, नीवी न्याय, अक्षय नीवी न्याय, सिलकर ये न्याय, फिर अपृत न्याय, ये सब अलग अलग न्याय हैं। ऐसी कौन सी भूमि है जो एक बार दान में दे दी जाएगी, दोबारा कभी नहीं ली जाएगी? अक्षय नीवी। ऐसी कौन सी भूमि है जिस पे रख रखाव का सिर्फ मूलधन आपसे वसूला जाएगा, सॉरी मूलधन नहीं वसूला जाएगा, बाकी जो भी प्रॉफिट हो रहा वसूला जाएगा? ऐसी कौन सी भूमि है, क्या नाम है उसका, देखो नाम भी बड़ा कठिन है, ऐसे लिखा है, धर्म परिच्छेदन। अब ये कौन सी भूमि है? है ना, एक अपृत भूमि है। ये सब चीजें कल पढ़ेंगे, लंबा टॉपिक है थोड़ा सा, ठीक है। प्रशासन में हमने क्या क्या पढ़ा, फिर से बात मत करो यार, बात मत क्या करो, दिमाग खराब होता है। प्रशासन में क्या क्या पढ़ा हमने? पहले हमने इसको क्या बोलते हैं, पहले हमने वर्टिकल प्रशासन में केंद्र, केंद्र के बाद प्रांत को किस नाम से जाना गया? अवनी, देश या भुक्ति। इसके बाद प्रांत के बाद विषय, विषय के बाद वीथी, वीथी यानी तहसील, वीथी के बाद पेट, और पेट के बाद गांव। अलग अलग प्रशासन पढ़ लिया। केंद्र में राजा, और राजा की सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य? जो भी होंगे 10-12, हमें याद करने कौन कौन से? पहला कुमारामात्य, दूसरा संधि विग्रहक, तीसरा महादंडनायक या महासेनापति, चौथा। उसके बाद कुछ अलग अन्य मंत्री भी हैं, जैसे दंडपासिक, ध्रुवाधिकरण, महापीलपति, भटाशोपति, कर्णिक, पुस्तपाल और पुरपाल। ये था हमारा केंद्रीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन मैंने देखा तो प्रांत को 2 भागों में बांटा गया, सीमांत प्रांत और आंतरिक प्रांत। सीमांत प्रांत के प्रांतपति को गोप्ता कहा गया और आंतरिक प्रांत के प्रांतपति को उपरिक्त महाराज कहा गया, ठीक है। फिर प्रांतों को हमने किसमें बांटा? विषयों में। विषयों में मतलब जिला 1 और अधिकारी 2। एक विषयपति होगा जो गवर्नर द्वारा चुन के आएगा, और दूसरा कुमारामात्य होगा जो डायरेक्ट राजा द्वारा चुना जाए, वो नियुक्त होगा। दोनों के बीच चेक एंड बैलेंस की नीति बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया था। विषयपति विषय का संचालन कैसे करेगा? समितियों के माध्यम से। कौन कौन? एक श्रेणिक, दूसरा सार्थवा, तीसरा कर्णिक, कुलिक, चौथा कायस्थ। इन 4 समितियों के माध्यम से विषयपति विषय का संचालन करेगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? गांव। गांव इकाई सबसे छोटी इकाई है प्रशासन की, जिसका रख रखाव किसके द्वारा? ग्रामपति। ग्रामपति ग्राम सभा की सहायता से गांव का संचालन करेगा। फिर इधर से हम जब देखेंगे, ये इसको क्या बोलते हैं यार? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर प्रशासन में नगर क्या देखा? क्षैतिज प्रशासन। तो ये पहला कौन सा देखा था हमने? नहीं, न्याय प्रशासन देखा। न्याय प्रशासन में न्यायालय को कितने भागों में बांटा गया गुप्त काल में?
एक प्रतिष्ठित न्यायालय है, दूसरा अप्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित न्यायालय का मतलब न्यायालय अपनी जगह स्टेबल है, लोग आएंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे और न्याय लेकर चले जाएंगे। दूसरा चलवासी न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट है, ये जाकर गांव-गांव जाकर न्याय प्रदान करने का काम करेंगे। छोटे मोटे विवाद को निपटाने के लिए भी पूंग और कुल नामक न्यायिक व्यवस्था का भी उल्लेख हमें मिलता है। गुप्त काल की जो न्याय व्यवस्था है वो कैसी है? सुसंगत है, और ये सुसंगत के प्रमाण हमें फाहियान की फाई क्यू की से मिलते हैं, जिसमें क्या कहा गया कि इस काल में मध्य देश के लोग मृत्युदंड नहीं देते हैं। राजद्रोह जैसी स्थिति में भी उसका दायां हाथ काटने की परंपरा थी। फिर क्या देखा हमने? सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन 5-6 अधिकारियों के द्वारा संचालित होगा। पहला महाबलाधिकृति, ये कौन है? कमांडर इन चीफ। दूसरा भटाशुपति, अश्वसेना का प्रमुख। तीसरा महापीलपति, हस्ती सेना का प्रमुख। और चौथा रणभंडागारिक। रणभंडागारिक कौन है? ये युद्ध में प्रयोग किए गए हथियारों को रखने के लिए एक अधिकारी है। फिर हमने सैन्य प्रशासन के बाद राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ये कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात समझे? जाएं, टाटा, बाय बाय।